चोरों का नाम लेते ही तिलमिलाते क्यों हैं साहब? $1 बिलियन की चोरी कर कर ये आदमी हिंदुस्तान से भाग गया, दूसरी जगह का नागरिक बन गया और सरकार ने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ। तो नील बटा सन्नाटा कार्रवाई मोदी जी जतिन मेहता के खिलाफ कर रहे हैं। अडानी के काले कारनामे, अडानी की काली करतूतों से जुड़े हुए। 20,000 करोड़ किसके हैं? ये बहुत बड़ी गुत्थी है, ये जलेबी है। और उस जलेबी को बना कौन रहा है? अडानी और मोदी जी मिलकर। वही गौतम अडानी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, उनको कौन बचा रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मोदी जी इस पर चुप क्यों हैं? इस पर जेपीसी गठित करके दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? अडानी जी की काली करतूतों के बारे में हमने इस मंच से, कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी ने, हमारे अध्यक्ष ने लगातार सच सामने लाने का काम किया है। इस मंच से हमने वो सारे सवाल उठाए हैं जो आज इस देश के मन में हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी चुनी हुई सरकार, उनके तमामों मंत्री, उनके सांसद, पूरा तंत्र भ्रष्टाचार से घिरे गौतम अडानी को बचाने में क्यों लगा हुआ है। पर सच को छुपाया नहीं जा सकता है। भले मोदी जी और उनका पूरा तंत्र आज अडानी जी का बचाव करें, सच तो अंततोगत्वा सामने आएगा ही आएगा। लेकिन आज मैं इस मंच से आपको अडानी जी के समधी की कहानी सुनाती हूं। और वो कहानी सुनानी जरूरी है क्योंकि वो भी एक भगोड़े हैं। वो भी देश पर करोड़ों रुपए की चपत लगाकर मेहुल भाई और नीरव भाई की तरह भाग चुके हैं। अडानी जी के समधी हैं, उनका नाम है जतिन मेहता। नाम तो आपने सुना ही होगा। विंसन डायमंड्स, फॉरएवर, प्रेशियस ज्वेलरी, सूरज डायमंड्स, इन सब के मालिक हैं। याद आना चाहिए आपको, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और तमाम अन्य भारतीय सरकारी बैंकों पर चपत लगाई 7,000 करोड़ रुपए की। $1 बिलियन की चोरी कर कर यह आदमी हिंदुस्तान से भाग गया, दूसरी जगह का नागरिक बन गया और सरकार ने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ। यह जतिन मेहता अडानी जी के समधी की कहानी है। लेकिन हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जतिन मेहता के भागने में, उनके पैसे के गबन में, उनकी काली करतूतें पूरी तरह से अडानी स्कैम से जुड़ी हुई हैं। बहुत कुछ पहनने से पहले थोड़ा सा जतिन मेहता और उनकी पत्नी जी के बारे में आपको और बता देना चाहती हूं। जतिन मेहता जी की लड़की की शादी गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की लड़के से हुई है, इसलिए वो परिवार के समधी हैं। अब इससे ज्यादा घनिष्ठ संबंध दूसरा शायद ही कोई होता होगा। जतिन मेहता और उनकी पत्नी ने 2 जून 2016 को भारत की नागरिकता छोड़कर कैरिबियन में, जो अंतरराष्ट्रीय टैक्स हेवन है, सेंट किट्स में, वहां की नागरिकता ले ली। वहां से एक्स्ट्राडिशन की हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है। सरकार फिलहाल हाथ ही मल रही है। अगर आप सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि क्या कार्रवाई हो रही है, तो नील बटा सन्नाटा। हमारी तरफ कहा जाता है नील बटा सन्नाटा, 0, शून्य कार्रवाई हो रही है जतिन मेहता के खिलाफ। असल में यूके के अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा जतिन मेहता पर केस चलाया जा रहा है, लेकिन उससे भारत में जो उन्होंने फ्रॉड किया है, जो $1 बिलियन करीब 7,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर जो वो भग गए, उससे भारत की कार्रवाई और भारत के किसी बैंक का कोई लेना देना नहीं है। तो नील बटा सन्नाटा कार्रवाई मोदी जी जतिन मेहता के खिलाफ कर रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेहुल भाई हो गए या नीरव मोदी हो गए या जतिन मेहता जैसे चोर और भगोड़ों के तार अडानी के काले कारनामे, अडानी की काली करतूतों से जुड़े हुए हैं। जतिन मेहता ने मेहुल भाई और नीरव मोदी की तरह वही स्वांग रचा, लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, बैंकों से सोना इंपोर्ट किया और उसके बाद जेवर बनाकर एक्सपोर्ट किए। मजे की बात यह है कि जिन 13 कंपनियों को जतिन भाई ने दुबई में ये एक्सपोर्ट किया, वो जांच के बाद पता चल रहा है वो 13 कंपनियों का मालिकाना हक उन्हीं का था।
वो एक्चुअल उन्हीं की कंपनियां थी, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो पैसा डुबा दिया गया। कह दिया गया पेमेंट नहीं हुआ, पैसा डूब गया। पैसा डूबा नहीं गया, पैसा डकार लिया गया। $1 बिलियन भारतीय बैंकों के, भारतीय करदाताओं के, भारत की सरजमी के $1 बिलियन, 7,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से डकार लिए गए, ये स्वांग रच के कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 13 कंपनियां उन्हीं की थी, उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो सबसे बड़ा मामला ये मनी स्विंडलिंग का बनता है, लेकिन ईडी भगवान जाने कहां है, समझ ही में नहीं आता किसकी तफ्तीश कर रही है, पता नहीं किस विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है। अब आपको लेकिन सीधा तार और सीधी स्टोरी जो जतिन मेहता की अडानी के स्कैम से जुड़ी हुई है, बेनामी संपत्ति से जुड़ी हुई है, बेनामी पैसे से जुड़ी हुई है, जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं, वो समझा देते हैं आपको। भी मैंने 13 कंपनियों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जिससे पता चले कि उनके ऊपर किस किस तरह के मामले चल सकते हैं भारतीय सरकार के, वो कैसे चूना लगाकर भाग गए, ये समझाना जरूरी था। इसलिए मैंने अभी आपको पहले उनके काले कारनामों के बारे में बताया। मोंटेरोसा नाम का एक कंपनियों का समूह है, ये शेल ग्रुप्स की मालिक है, मॉरिशस स्थित है मोंटेरोसा। इसका जिक्र तमाम रिपोर्ट्स में भी हुआ है, इसकी बखिया भी काफी अब खुल रही है, कलई खुलती जा रही है। मोंटेरोसा समूह की जो कंपनियां हैं, ये तथाकथित तौर से उन शेल कंपनियों में पैसा डाल रही है जिनके थ्रू अडानी के पास पैसा आ रहा है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं और जो सवाल देश पूछ रहा है, 20,000 करोड़ किसके हैं? यह 20,000 करोड़ बेनामी पैसा है जो शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी समूह में आया है, और इन शेल कंपनीज का मालिकाना हक मोंटेरोसा समूह के पास है। जतिन मेहता और मोंटेरोसा के लिंक है आपस में, समधी साहब के और शेल कंपनीज के जो हेड हैं उनके आपस में लिंक्स हैं। मोंटेरोसा और जतिन मेहता का सीधे सीधे संबंध है, और इस संबंध के चलते क्योंकि हम सवाल बार बार उठा रहे हैं कि 20,000 करोड़ किसके हैं, ये जो पैसा चोरी किया गया हिंदुस्तान से, जो गबन कर लिया गया, जो डकार लिया गया, ये किसका पैसा है? ये लेकर भाग गए, इनको वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? भारत के बैंकों का $1 बिलियन, उस टाइम के हिसाब से $1 बिलियन, अभी और ज्यादा 7,000 करोड़ रुपए लेकर जतिन मेहता भाग जाता है, समधी साहब भाग जाते हैं, और मोदी जी कुछ करते नहीं है। और अब पता चलता है कि जो शेल कंपनियां लगातार अडानी में पैसा डाल रही हैं, उनसे उनके संबंध हैं। तो भैया सवाल तो बनेगा ही कि 20,000 करोड़ किसके हैं? ये बहुत बड़ी गुत्थी है, ये जलेबी है, और उस जलेबी को बना कौन रहा है? अडानी और मोदी जी मिलकर। जतिन मेहता को कौन बचा रहा है? जतिन मेहता जो गौतम अडानी के परिवार के समधी हैं, वही गौतम अडानी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, उनको कौन बचा रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सीबीआई ने 5 अप्रैल 2017, 3 साल बाद एफआईआर दर्ज करी, जबकि बैंकों ने 2014 से कहना शुरू कर दिया था कि जतिन मेहता जो है उसके खिलाफ शिकायत करी थी। 3 साल बाद एफआईआर क्यों दर्ज होती है? कौन बचा रहा है? एफआईआर में देरी क्यों हुई? क्या कार्रवाई की जा रही है? जतिन मेहता ने यहां से नागरिकता छोड़ी, वो सेंट किट्स में बस गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? ये तीसरा सवाल है, और ये तीसरा अहम सवाल है, कहां है सीबीआई की कार्रवाई, कहां है ईडी की कार्रवाई? 3.5 साल तक इस घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सब लोग चुप क्यों रहे? क्योंकि वो गौतम अडानी के समधी हैं, क्योंकि कहीं पर उनके तार अडानी के काली करतूतों और अडानी स्कैम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोदी जी चुप रहे। एक और बड़ा सवाल है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सहित इतना बड़ा धोखा करके एक आदमी भाग जाता है, दूसरे देश की नागरिकता लेता है अपनी पत्नी के साथ, इनको एनओसी किसने दी? यह बड़ा सवाल है। ऐसे नागरिकता नहीं मिल जाती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जतिन मेहता जी जैसे आदमी को किसने दिया? जतिन मेहता जो 7,000 करोड़ की चपत लगाकर, भारतीयों का पैसा लेकर, चूना लगाकर, गबन कर डकार कर भाग गया,
और जिसका अडानी से लिंक है, अडानी के घोटाले से लिंक है, उसको एनओसी किसने दी दूसरी जगह की नागरिकता लेने के लिए, और ऐसी जगह की नागरिकता जहां से आप उसको वापस नहीं ला सकते? यह बड़ा सवाल है। किसने साइन किया उस फाइल पर, किसने एनओसी दी? और अंत में सवाल तो वही है, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मोदी जी इस पर चुप क्यों हैं? इस पर जेपीसी गठित करके दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? और अब समझ में हमें यह पूरी तरह से आ रहा है कि चोरों का नाम लेते ही तिलमिलाते क्यों हैं साहब। नीरव मोदी का नाम ले लो, मेहुल चोकसी का नाम ले लो, मेहुल भाई का नाम ले लो, जतिन मेहता का नाम ले लो, बड़ा तिलमिला जाते हैं मोदी जी। और तिलमिला ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते। सवाल पूछने वाले राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं और उनको डिस्क्वालीफाई कराते हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल यह पूछे जाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अब लिंक पता चल रहे हैं अडानी के महा स्कैम से, जो भारत में करोड़ों रुपए का गबन करके भाग गया और जो समधी है अडानी परिवार का, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? 2 जून 2016 को जतिन मेहता और उनकी पत्नी ने सेंट किट्स की नागरिकता ली थी। भारत की नागरिकता को छोड़कर, पैसे गबन करके, पैसे डकार कर वो इस देश को छोड़कर भाग गए थे, और वो देश को छोड़कर मोदी जी की रजीम में भागे थे। मोदी जी की नाक के नीचे नीरव मोदी भागे, मोदी जी की नाक के नीचे विजय माल्या भागे, मोदी जी की नाक के नीचे मेहुल भाई भागे, और मोदी जी की नाक के नीचे, पता नहीं उनके संरक्षण के चलते या ये मैं नहीं जानती, लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे जतिन मेहता भी भागे। ये सब लोग भाग जाते हैं, इनको वापस लाने में कोई कवायद नहीं की जाती है। एक आदमी के खिलाफ इंटरपोल अपनी नोटिस विड्रॉ कर लेता है, अब कोर्ट कह देता है कि वो भारत जा ही नहीं सकते। मेहुल भाई, मोदी जी उनको मेहुल भाई कहते हैं, उन्हीं के आदर में हम लोग भी उनको मेहुल भाई कहते हैं। तो सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे यह सब हो रहा है। लगातार नीरव मोदी पर बैंक्स लिख रहे थे कि ऐसा करने वाले हैं। सरकार ने क्या किया? विजय माल्या ने इस देश को छोड़कर भागने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन वित्त मंत्री को। उस चिट्ठी का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तो आपकी नाक के नीचे से ये लोग भागे, फिर इन्होंने नागरिकता ले ली, और ऐसी जगह नागरिकता ली जहां से आप एक्स्ट्राडिशन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एनओसी तो भारत सरकार ही देता है। किसने दी एनओसी? वो किसने बोला हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये देश के हजारों करोड़ की संपत्ति, हजारों करोड़ का पैसा बैंकों को चूना लगा के भाग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं के भी नागरिक बन जाए, सानू की, हमें क्या करना है? तो ये तो मोदी जी ने किया है, और अगर मोदी जी ने नहीं किया तो इसका एक्सप्लेनेशन दे दे। 2016 से 2023 आ गया, 7 साल हो गए, कहां है ये भगोड़ा? क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? जो यूके में कार्रवाई चल रही है वो इंटरनेशनल बैंक्स कर रहे हैं, उससे हमारा एक को बैंक का लेना देना नहीं है, एक संस्था का लेना देना नहीं है, एक एजेंसी का लेना देना नहीं है। अरे भाई, तो सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करी थी, कहां गई वो सीबीआई की एफआईआर? क्या हो रहा है इस पर? यह सवाल पूछा जाएगा। यह आपकी नागरिकता का सवाल हो गया। मोंटेरोसा के साथ, और क्योंकि मैंने आपको उन 13 कंपनीज के बारे में बताया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा क्लैरिटी दे देती हूं। सोना आयात करते थे, इंपोर्ट आयात करते थे, लेटर ऑफ क्रेडिट सरकारी बैंक इशू करते हैं, वैसे ही मेहुल भाई भी लाते थे, वैसे ही नीरव मोदी भी लाते थे। उस सोने को ज्वेलरी बनाते थे, वो ज्वेलरी दुबई की कंपनियों को बेची जाती थी, कंपनियां पैसा देती थी, उससे धंधा चलता था। भाई साहब ने क्या किया? समधी जी ने, जतिन मेहता ने, उन्होंने 13 कंपनियों को बेचा सोना की ज्वेलरी बनाकर, जेवर बनाए, खूबसूरत ही बनाए होंगे, जेवर बनाकर बेचा उन्होंने। लेकिन मजे की बात यह कि 13 कंपनियां उन्हीं की थी, और फिर कह दिया 13 कंपनी ने पेमेंट ही नहीं किया। पेमेंट नहीं, आप ही डकार गए वो पैसा, आपने पैसा हजम कर लिया, आपने चूना लगाया देश को, और बैंकों के मुंह पर चूना लगाकर आप देश छोड़कर भाग गए। अगर इससे बड़ा सबूत आपको चाहिए, और इसमें सारे मालिकाना हक है, हम आपको जो रिलीज देंगे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूं, इस मंच से सिंपल रखना चाहती हूं, इसमें सारे हैं। कैसे एक व्यक्ति का 90% स्टेक था, कैसे एक व्यक्ति का 100% था, कौन कौन उसमें निदेशक था, सारी काले कारनामे हैं उसमें। तो ये तो उनके काले कारनामों की बात हो गई। फिर उन्होंने मोंटेरोसा के चेयरमैन और सीईओ के साथ कई कंपनियों में डायरेक्टर बनकर वो रहे, और डायरेक्टर बन के ही नहीं रहे, उनके कुछ बिजनेस ताल्लुकात भी रहे। मोंटेरोसा का अडानी समूह में पैसा लगा हुआ है शेल कंपनीज के माध्यम से। तो भैया, ये जो जाल है,
इसका खुलासा कौन करेगा? हमने आक्षेप लगाया, हमने प्रूफ रख दिया, अब जांच तो सरकार करेगी ना। या जांच भी, अगर हम जांच करेंगे तो हमें सरकार में जिस दिन बैठेंगे उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी जी और उनका पूरा तंत्र इस पर आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, यह साफ है कि ऐसे भगोड़ों का संरक्षण ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके तार अडानी से जुड़े हुए हैं। अगर ये भाई साहब समधी ना होते तो अभी तक हवालात में होते। समधी है तो पूरी खातिरदारी करी जा रही है। ईडी तो दौड़ दौड़ के विपक्षियों के यहां पहुंच जाती है, 1 मिनट की देरी नहीं करती। 4 गुना केसेस ईडी के हो गए 2014 से। 95% विपक्ष के खिलाफ है। अरे जिन लोगों ने इस देश का पैसे का गबन किया है उनके खिलाफ ईडी क्यों नहीं एक्ट करती? मोदी जी भ्रष्टाचार को मुद्दा कैसे बनाते हैं? कहते हैं सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर। कौन कौन उस मंच पे खड़ा है? नरेंद्र मोदी के साथ उस मंच पर सबसे पहले गौतम अडानी खड़े हैं, उनके बाएं पर शुभेंदु अधिकारी हैं और थोड़ी दूर पर हेमंत बिस्व शर्मा है। उसी मंच पर नारायण राणे हैं, उसी मंच पर 40% सीएम बोम्मई है, उसी मंच पर येदियुरप्पा है। यह वो मंच है। पहले उस मंच से एक एक करके लोगों को जेल भेजना शुरू करें, उसके बाद बात करेंगे भ्रष्टाचार की। 40% आपकी जो कर्नाटक में सरकार है, जहां से आपका जल्दी फेयरवेल होने वाला है, जल्दी रुखसती होगी, वहां पर आपका डूबता जहाज जो है वो सबको दिख रहा है। 40% दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार आप चला रहे हैं और आप भ्रष्टाचार के बारे में बोलिएगा। और भाई साहब ये थोड़ी पुरानी स्क्रिप्ट हो गई। मोदी जी ने फलां से फोन पर बात करी, मोदी जी ने फलां से मुलाकात करी। आप मुलाकातें करिए, आप जबरदस्ती गले पड़िए, आप गलबहियां करिए, आप वो सब करते रहिए। वो सब कैमरे के लिए आप करते हैं, वो सारा देश जानता है, कैमरा आपको अच्छा लगता है। अरे प्रभु, 9 साल से सत्ता में है, अब ये सब छोड़ दीजिए कि फोन पर बात कर ली, फलाने से मुलाकात कर ली, आंख दिखाएंगे, सीना चौड़ा कर। अब 9 साल हो गए, अब कार्रवाई करिए। अब रुखसती का वक्त आ गया है, दिल्ली से जल्दी विदा होने वाली है। अब 9 साल हो गए, अब ये फोन पर बात कर ली, फलाना कर लिया नहीं चलेगा। अब परिणाम दिखाने का वक्त है। रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, करप्शन पर आपने क्या किया। उस पर आपका रिकॉर्ड नील बटा सन्नाटा है कि 20,000 करोड़ बेनामी पैसा अडानी समूह में लगा है। उस अडानी समूह में लगा है जिस अडानी की मोनोपोली है पोर्ट में, एयरपोर्ट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सीमेंट में, फूड एंड एग्रीकल्चर में, इतने सारे सेक्टर्स में ये पैर पसारे हुए अडानी समूह है। मोनोपोली और एकाधिकार दिया हुआ है मोदी जी ने, नियम बदल बदल के दिया हुआ है। ऐसे ग्रुप में 20,000 करोड़ बेनामी किसी के लगे हैं। वो पैसा किसका है, ये हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि समधी साहब 7,000 करोड़ की चपत लगाकर भाग गए। समधी साहब के भी उस शेल कंपनी के मालिकाना जिसका हक है उससे संबंध है। तो सवाल यह है कि ये पैसा किसका है। इस जाल का चक्रव्यूह जो ये जलेबी है, इसको सिंपल तरीके से जांच कब होगी? जेपीसी बिठाइए, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। हमारे युवाओं के लिए रोजगार कहां है? हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र बन रहे हैं। जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था, वो आज डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है, क्योंकि हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। उनके रोजगार की कोई चर्चा नहीं है, उनके रोजगार की कोई बात नहीं है। वो रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियां चलाई जाती हैं। वो एग्जाम लिखने जाते हैं रोजगार के लिए, वो पेपर लीक भाजपाई करा देते हैं। वो एग्जाम लिखने जाते हैं, वहां पर पता चलता है परीक्षा निरस्त हो गई, अब सालों साल कोर्ट में बीत रहा है। हमारे बच्चे जब रोजगार मांगते हैं तो उनको हिदायत दी जाती है पकौड़ा तल लो। अरे पकौड़ा तलने वाला तेल भी आपने 90 से 200 कर लिया, और जिस गैस पर तला जाएगा वो 400 से 1200 हो गई। तो सवाल यह है कि जनसंख्या का बढ़ना या घटना दूसरी बात है, सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है और जो ज्यादा युवा आज आ रहे हैं, उनके लिए इस सरकार के पास क्या प्लान है? क्या कोई भी इस सरकार में यह सोच भी रहा है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या का या इस युवा राष्ट्र का या 60% जो युवा है इस देश में, उनके जीवन यापन का क्या होगा? और मैं तीखी बात कह रही हूं जो मैं कहना नहीं चाहती थी। जो अपराध के मामले जिस गति से बढ़ रहे हैं और जैसे लोग अपराध करते हुए पाए जा रहे हैं, युवा, छोटे छोटे बच्चे, लड़की ने बात नहीं मानी गोली मार दो, लड़की ने बात नहीं मारी चाकू कर दो, चाकू भोंक दो, पिस्तौल चला रहे हैं ये लड़के। आपको नहीं लगता कि ये डेमोग्राफिक डिजास्टर है
क्योंकि इन युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जिस व्यक्ति के पास भी रोजगार होता है, काम करने का कोई जरिया होता है, वो उस पर ध्यान देता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सरकार क्यों बच रही है जातिगत जनगणना से? और ये हम नहीं, ये तमाम विपक्षी पार्टी इसके बारे में बात कर रही है। आप ओबीसी का कार्ड, ओबीसी को मिसयूज, ओबीसी को मिसरिपोर्ट करिएगा चोरों के बचाव में। मुंह की खानी पड़ी लीगल नोटिस के बाद। अब कोई बोलते हुए नहीं सुनाई देता है, लेकिन जब ओबीसी के भले की बात होगी, उनके हक की बात होगी, उनके हित की बात होगी, तो आप बगले झांकने लगते हैं। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, यह देश भी पूछता है कि आज वो बिल्किस है, कल वो कोई भी और हो सकता है। वो हम में से यहां पर बैठी हुई कोई भी महिला हो सकती है, वो सड़क पर आपकी बहन हो सकती है, वो कोई भी महिला इस देश की हो सकती है जिसके खिलाफ इतना जघन्य अपराध हुआ हो। अपराध छोटा मोटा नहीं था, अपराध सिर्फ गैंगरेप नहीं था। एक औरत ने, जिसने 2 दिन पहले बच्चा जाया था, उसके साथ रेप हुआ, उसके बच्चे की हत्या हुई। उसकी 3 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया गया दीवार पर। परिवार के 11 सदस्यों की हत्या हुई। कोई सोच सकता है उसने क्या झेला इन सालों में? और उसके बाद सरकार कहती है, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, कि ये फाइल्स प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है इसमें? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये एक महिला की अस्मिता, एक महिला के हक, उस जघन्य अपराध के खिलाफ इस देश की आत्मा का मामला है। आपको सच बताना पड़ेगा, किस आधार पर आपने इतने जघन्य अपराधियों को रिलीज किया और किस आधार पर आपके लोगों ने उन्हें संस्कारी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल है, और आज इस देश की हर औरत पूछती है, ऐसे लोगों को बचाते हैं मोदी जी और उनके लोग। और कहां है स्मृति ईरानी जी, कहां है बाकी नेत्रियां? मुंह पर बिल्कुल चुप टेप लगाकर बैठ जाती हैं।